ड्रामा के स्टार्ट में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटलाइज थी। जियांग जीजी से कहती है कि जब से मैं हॉस्पिटलाइज हुई हूँ तब से हेनरी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। जीजी तो यहाँ पर उसके सामने ही हेनरी के क्लोज जा रही होती है और वो लोग काफी ज्यादा क्लोज थे। यहाँ पर तो ये हेनरी कहता है कि इसकी लाइफ की तो एक फूटी कौड़ी कीमत नहीं है। जब ये ऊपर चली जाएगी इंश्योरेंस का जो भी पैसा मिलेगा फिर मैं तुमसे मैरिज कर लूंगा। यहाँ पर तो जिया का दिल टूट सा गया था क्योंकि वो हेनरी से बहुत ज्यादा लव करती थी। जियांग कहती है कि तुम लोग ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो। जीजी कहती है कि तुम वैसे भी इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हो। तुम्हारे जाने के बाद जो इंश्योरेंस मनी होगा वो मुझे और हेनरी को मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग ये तुम्हारा पैसा जो है वेडिंग मनी के रूप में ले लेंगे। यहाँ पर तो हेनरी उसके फेस से माथ खटा देता है और कहता है कि चलो अब ठीक है, अब बाय बाय करते हैं, मैं तुम्हारी चपड़ चपड़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो दोनों यहाँ से चले गए होते हैं। यहाँ पर वो याद कर रही होती है कि उसे हेनरी ने किस तरह प्रपोज किया था। जब हेनरी ने उसे प्रपोज किया था तो वो उन लोगों की चाल को नहीं जान पाई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा भोली और काइंड थी। तभी वो इस दुनिया से चली जाती है। तभी उसका रिबॉर्न हो गया था जहाँ पर उसे तो पहले समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। उसका रिबर्थ वही टाइम पे हुआ था जब हेनरी उसे प्रपोज कर रहा होता है जो कि वो सोच रही थी। हेनरी जब उसे प्रपोज करता है, जियांग को तो पास्ट लाइफ के बारे में सब पता था कि ये लोग कैसे हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती। यहाँ पर फिर वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। उस रिकॉर्डिंग में तो जीजी कह रही होती है कि हेनरी, वो जियांग तुम्हारे लायक नहीं है, मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो तुम्हें डिजर्व करती हूँ। यहाँ पर तो हेनरी भी कह रहा होता है कि भले ही वो कैसी भी हो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। जीजी तो यहाँ पर शॉक हो गई थी। हेनरी कहते हैं कि मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। जियांग जीजी से कहते हैं कि तुम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी उसे दे दूंगी। हेनरी कहता है कि जियांग तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम अपनी फीलिंग्स के आगे झुकना चाहती हो। जियांग कहते हैं कि तुम भी तो जीजी को लाइक करते हो ना, तुम वो वॉच भी लेकर आए हो। ऑफ कोर्स मैं एग्री नहीं करती। हेनरी कहते हैं ये तो बस एक वॉच है। तभी यहाँ पर केक आ गया था। यहाँ पर तो जियांग को याद था कि पास्ट लाइफ पर उसके ऊपर केक गिर गया था फेस पर, सभी लोग हंस रहे थे, इसलिए वो इस बार साइड हट जाती है जिससे सारा केक जीजी के फेस पर गिर जाता है और वो तो भूतनी बन गई थी। यहाँ पर तो सभी लोग उसका मजाक बनाते हुए यहाँ पर हंस रहे होते हैं। जियांग तो सोच रही थी कि पास्ट लाइफ में तुमने मुझे इसी तरह बेवकूफ बना दिया, तुम भी एक बार इसे चख सकती हो कि बेवकूफ बनना कैसा रहता है। बाद में जियांग इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही थी ना, डेफिनेटली तुम्हारा ऐसा मीन नहीं था। जीजी कहती है कि हाँ। तभी यहाँ पर हेनरी आने वाला था। जीजी जानबूझकर गिर जाती है और सारा ब्लेम जियांग के ऊपर डाल देती है। तभी यहाँ पर हेनरी तो गुस्सा करने लग गया था और उसके बाल खींच रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दीदी को परेशान करने की। तभी यहाँ पर मिस्टर चुआन आ जाते हैं और उसे दूर करते हैं। जियांग उसे देखकर सोचती है ये तो पिछली लाइफ में बॉस था, कार एक्सीडेंट में ये पैरालाइज हो गया था, इसके पैर काम करना बंद कर दिए थे। चुआन हेनरी से कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। हेनरी ज्यादा बात करना नहीं सोचता, फिर वो चुपचाप चला जाता है क्योंकि वो चुआन से पंगा लेने लायक नहीं था। जियांग कहती है तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। चुआन कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मिस्टर चुआन कहते कि क्या तुम ठीक तो हो ना। जियांग कहती है कि लेकिन तुम ट्रबल में पड़ सकते थे, मैंने तुम्हें भी बचाया है। चुआन कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता। जियांग कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग को जीजी और हेनरी को दिखाया जाता है। जीजी कह रही होती है कि तुमने उस जियांग को प्रपोज किया लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया सिर्फ मिस्टर चुआन को सेड्यूस करने के लिए, वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पर जियांग आ जाती है। हेनरी तो शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ तुम बॉस को सेड्यूस करने की हिम्मत करती हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर मुझे तुमसे प्यार ना हुआ होता तो तुम्हारे पास वैसे भी कुछ भी नहीं है। जियांग सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैं इस स्कमबैग के खातिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और कायरता के साथ रहती थी, इस बार इसके बारे में सोचना भी मत। यहाँ पर वो जानबूझकर कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्या तुम अपना प्रमोशन नहीं चाहते। मैंने स्पेशली मिस्टर चुआन को तुम्हारे बारे में कहा है। हेनरी कहता है कि जो तुमने कहा क्या वो सच है। नेक्स्ट सीन में वो घर आती है और कबर्ड से ड्रेस वगैरह निकाल रही होती है और यहाँ पर वो ड्रेस वगैरह चूज करती है। फिर वो ऑफिस में एंटर करती है और वो ना बहुत ज्यादा वाली ब्यूटीफुल लग रही थी। वहाँ पर तो सभी कलीग्स उसकी देखकर तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जब वो काम कर रही होती है
तभी यहाँ पर मिस्टर चौहान आते हैं और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में आओ। जब वो उनके ऑफिस में आ गई होती है, वो तो उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो। फिर वो कहते हैं कि वहाँ पास एक कार एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला, मुझे सच सच बताओ। जियांग कहती है कि शायद मैं इसे पता लगा सकूं, अगर आप ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौहान यहाँ पर उसे कार्ड देते हैं और कहते हैं कि थैंक यू, इसे मेरी जान बचाने के लिए तुम गिफ्ट समझो। वो तो कार्ड नहीं लेती और जाने लगी थी। मिस्टर चौहान तो उसको कार्ड देकर ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग को जो जो पसंद आए, वहाँ पर तो मिस्टर चौहान उसे तुरंत दिला दे रहे थे। वो तो मना कर रही होती है, लेकिन मिस्टर चौहान उसे तुरंत दिला देते हैं। मिस्टर चौहान ने उसके लिए बहुत सारी चीजें दिलाई थी। नेक्स्ट सीन में वो क्लास रियूनियन पार्टी में जाती है। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पर सभी लोग जीजी की हाथ की तारीफ कर रहे होते हैं। जियांग कहती है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने असली कॉपी कट को देखा है, क्या तुम सब ब्लाइंड हो। वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की। एक्चुअल में वो नेकलेस जो है जीजी ने जियांग को भी दिया था एक, लेकिन वो फेक था। सब लोग कहते हैं कि उसने तुम्हें रियल नेकलेस दिया है। जियांग सबको नेकलेस दिखाती है और कहती है कि तुम लोग साफ तौर पे देख सकते हो कि ये फेक है। मुझे तुम्हें एम्बैरस फील नहीं करना था, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। यहाँ पर तो एक लड़की बिलीव नहीं करती और उसके ऊपर नेकलेस फेंक देती है और कहती है कि ये पक्का तुम ही होगी। जीजी कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं इतना हैवी नेकलेस लेने की। जियांग कहती है ये रहा कार्ड। वो सबको कार्ड दिखाती है, सभी लोग तो शॉक हो जाते हैं। बाद में यहाँ पर हेनरी कहते हैं कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। उसके फोन पे एक मैसेज आता है। जियांग कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले मैसेज देखना चाहिए। और मन में सोच रही थी कि ये कितना ज्यादा स्टूपिड है। जब फिर वो अपना फोन देखता है, वो तो शॉक हो गया था क्योंकि उसमें जीजी ने अपनी वीडियो भेजी थी अनड्रेस होकर। बाद में जियांग ग्रैंडमा से कह रही होती है कि आप मुझे वापस क्यों आने के लिए कह रही हैं, अगर कुछ नहीं है तो मैं वापस चली जाऊंगी ताकि मैं आपको परेशान न करूं। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम की इनहेरिटेड मिली है, मैं इसकी परवाह भी नहीं करती। जियांग कहते हैं कि ग्रैंडमा आपने कहा है कि ये मेरी मॉम ने मुझे विरासत में दिया है प्रॉपर्टीज, इसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। इन प्रॉपर्टीज पर मेरा नाम है, सर्टिफिकेट पर भी। जिस जगह अब तुम रहती हो वो मेरा घर है। अब बाहर निकलना चाहती हैं, ये भी आपकी गलती है। ग्रैंडमा कहती है कि या तो तुम अपने गले का हार मुझे लौटा दो वरना तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। यहाँ कहती है कि ग्रैंडमा मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि अगर आप किसी और की चीज का यूज कर रही हैं तो इतना आक्रामक होकर ना बनाया करें। और रही बात इस नेकलेस की, तो ये मेरी मॉम का नेकलेस था तो ये अब मेरा हुआ, आपको ये नेकलेस मांगने का कोई भी राइट नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने एल्डर से ऐसे बात कर रही हो, और वैसे भी तुम्हारी मॉम तो तुम्हें छोड़कर चली गई। जियांग कहती है कि आपको नहीं पता कि मेरी मॉम कैसे मुझे छोड़कर चली गई। आप उन्हें दिन भर परेशान करती थी, दिन भर उन्हें ताने देती रहती थी, आपकी वजह से मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। फिर उसकी ग्रैंडमा के मुंह से तो एक भी अल्फाज नहीं निकलते। वो यहीं पे बैठी हुई थी और यहाँ से जियांग पर चली जाती है। बाद में यहाँ पर वो हेनरी की मॉम से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर तो वो मॉम काफी देर तक वेट करती है, कहती है कि क्या ये पहले ही दिन मुझसे मिलने के लिए इतनी देरी करके आएगी। हेनरी तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ देर हो गई होगी, तभी यहाँ पर जियांग आ जाती है। वो तो बिल्कुल यूनिक लुक करके आई थी और एकदम बैड गर्ल वाला लुक किया हुआ था उसने। मॉम तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। मॉम कहती है कि मैं इस तरह की ड्रेसिंग सेंस वाली बहू नहीं एक्सेप्ट करूंगी। हेनरी कहता है कि वो आमतौर पर ऐसी ड्रेसिंग्स नहीं पहनती है। हेनरी कहता है कि तुम इस तरह कपड़े क्यों पहन कर आई हो। जियांग कहती है कि मैं आमतौर पर ऐसे ही ड्रेस पहनती हूँ। मॉम कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे तरीके से संस्कार नहीं दिए हैं। जियांग कहती है कि आप कौन होते हैं मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट करने वाली, आप जैसे लोगों से बात करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी इंसल्ट है, मुझे ये मैरिज नहीं करनी। और यहाँ पास वो रिंग फेंक कर चली जाती है। तभी ना जब वो चली गई होती है, यहाँ पर जीजी आती है। जीजी यहाँ पर अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी। जीजी को देखकर मॉम कहती है कि ये मेरी बहू बनने के योग्य है, वो लड़की से लाख गुना अच्छी है ये खैर यहाँ पर तो ये जीजी मॉम को बहुत अच्छी लग रही थी। मॉम उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करती हैं। बाद में यहाँ पर ये हेनरी जीजी की मैरिज में आई थी। जुआन कहता है कि क्या तुम सैड हो, हेनरी की मैरिज हो रही है। जियांग कहती है कि मैं सैड क्यों होंगी, मैं तो आज बहुत ज्यादा वाली खुश हूँ, बहुत लेट हो गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर तो हेनरी जीजी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। उसे ना उसकी एक चिप मिल गई थी जिसमें वो लोग काफी ज्यादा क्लोज थे। हेनरी कहते हैं कि तुमने ये सारा खेल रचा मुझसे मैरिज करने के लिए। जीजी तो कह रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हेनरी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। हेनरी कहते हैं कि अगर तुम मेरे हाथ तो चढ़ी तो तुम बहुत बड़ी बदकिस्मत होगी। और यहाँ पर वो उसे वेडिंग दिन के दिन छोड़कर चला जाता है। जब वो यहाँ से चला गया होता है तभी यहाँ पर जियांग आ जाती है।
यहाँ कहती कि वो चिप मैंने रखी थी। तुम तो मुझे बहुत गुस्से में दिख रही हो। तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकती। आखिरकार मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम जैसी कायर इस जीवन में मुझसे आगे कभी नहीं बढ़ सकती। जियांग कहती है कि तुम क्यों हंस रही हो? मैंने उस हैंजी जैसे कूड़े को पहले ही फेंक दिया। मैं उस कूड़े को नहीं उठाना चाहती जिसे तुमने पहले ही उठा लिया। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो ना। बाद में जीजी उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर तो वो कॉफी चेंज करके पीती है। वो जानबूझकर जियांग जीजी वाली लेती है, लेकिन जीजी ने पहले ही उस कॉफी में मिलाया था। उसे पहले ही शक हो गया था कि जियांग वो कॉफी नहीं पिएगी। जियांग कहती है कि हमारे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, तो मैं चलती हूँ। मुझे तुमसे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर उसे डिजी फील होने लग गया था और उसकी तबीयत खराब होने लग गई थी और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। बाद में जीजी जियांग को एक रूम में ले आई थी और वहाँ पर उसने एक बंदे को भी सेट कर रखा था। जब वो उसके क्लोज आ रहा होता है, वो वीडियो बना रही थी इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाता। तो तभी यहाँ पर मिस्टर चुआन आ जाते हैं। मिस्टर चुआन उसे उठाकर ले जाते हैं। वो बंदा तो जीजी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे चोट लगी है। जीजी कहती है तुम ऐसा वैसा कुछ करने की सोचो मत। वो बंदा कहता है कि इस चोट के बलते तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जो भागने वाली थी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फोर्स करने लग गया था उसे, और यहाँ पर वो उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। दूसरी तरफ चुआन जियांग को ले आया था रूम पर। चुआन कहता है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। जियांग उसे पकड़कर कहती है कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। चुआन कहता है ठीक है, फिर पछताना मत। फिर यहाँ पर वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जब यहाँ पर जियांग की आइज ओपन होती है। वो कहती है कल रात मैंने क्या कर दिया। चुआन कहता है कि कल रात तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट थी। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगी। चुआन कहता है ठीक है, फिर चलो हम मैरिज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग किस करते हैं। बाद में हंजी को भी उसके करतूत के बारे में पता चल गया था कि वो किसी और के पेट पे थी। हंजी तो उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जियांग आ जाती है। जियांग हंजी से कहती है कि तुम सचमुच वो कचरा हो जो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर तो मिस्टर चुआन उसे बैंकरप्ट कर देता है। बैंकरप्ट हो जाने के बाद ये तो पागलों की तरह हरकत कर रहा होता है। बाद में ये हैंजी किसी कार का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला कर रहा होता है और यहाँ पर वो ढीला करके स्क्रू वगैरह को काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। आज जियान की वेडिंग थी। वो मिस्टर चुआन का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसे कॉल आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कई कारें आपस में टकरा गई हैं, लेकिन अभी तक मिस्टर चुआन का कुछ भी पता नहीं चला। मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। जियांग तो ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। भागते हुए जा रही थी, तभी वो मिस्टर चुआन से टकरा जाती है। चुआन कहता है कि अब मेरी ब्राइड को किसने रुला दिया। जियांग कहती है कि तुम उस कार एक्सीडेंट में नहीं थे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। चुआन कहते कि नहीं, मुझे कहीं पे भी चोट नहीं लगी। तुम्हें चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करना। फिर वो उसे हक कर लेता है। चुआन कहता है कि किसी ने मेरे ब्रेक फेल कर दिए थे। जब मैं कार चलाने के लिए बैठा तो मुझे कुछ कार में गड़बड़ लगी। जियांग कहते हैं थैंक्स टू गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चुआन कहते हैं कि ठीक है, अभी तक हमने मैरिज नहीं की है और मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उस हैंजी ने ही मेरे ब्रेक फेल किए थे, इसलिए उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। यहाँ वहाँ वो छिपता भागता है क्योंकि उसने बहुत सारा कर्ज लेकर रखा है। उसकी लाइफ तो मृत्यु से भी बदतर है। चुआन कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी को सुनते सुना कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, और यहाँ पर वो उसके फॉरहेड पर किस करता है। फिर यहाँ पर ये लोग मैरिज के रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग किस करते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।